मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद डोगर है। मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आज हम जिस अमूमन बीमारी के बारे में बात करेंगे उसको बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ जो है वो दो पोल्स के दरमियान स्विच होता है, एक को मेनिया और एक को डिप्रेशन कहते हैं। तो इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कॉमन अलामात क्या होंगी मेनिया की और डिप्रेशन की, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या इसका इलाज करवाना चाहिए हमें शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, और क्या तदाबीर फैमिली वाले इख्तियार कर सकते हैं इससे आइंदा बचने के लिए। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये बीमारी जो है 1% लोगों में उनकी लाइफ टाइम में हो सकती है, तो बड़ी कॉमन है उस लिहाज से। और मेल टू फीमेल अगर हम देखें तो दोनों में ये एक ही तरह हो सकती है। अमूमन शुरू होती है ये 20 से 25 साल की उम्र में, लेकिन अर्ली भी स्टार्ट हो सकती है और लेट भी। तो अगर हम मेनिया की अलामात देखें तो ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरों के बारे में शक में भी मुब्तला हो सकते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, सोते कम हैं। तो ये इसकी स्टार्ट की अलामात हो सकती हैं। अगर हम किसी बंदे में ये नोट करें तो हमें इस बारे में शक करना चाहिए। जैसे हमने बात की, ये बड़े दावे करते हैं, उन दावों में ये अपने आप को ज़्यादा एबिलिटी के हो सकते हैं कि ये दुनिया का सिस्टम चेंज कर सकते हैं, या आइडेंटिटी के हो सकते हैं कि अपने आप को बड़ी ये हाई फैमिली से समझते हैं। और फिर अगर हम इनकी अपीयरेंस और बिहेवियर देखते हैं तो ज़्यादातर इन्होंने कलरफुल कपड़े पहने होते हैं, गॉगल्स होते हैं, या हैवी मेकअप किया होता है। फिर ये ओवर फेमिलियर होते हैं, दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा मिलने की ट्राई करते हैं, और जो एक हमारी सोशल इनहिबिशन होती है, सोशल बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं करते। फिर बोलना भी जैसे हमने बात की इनका ज़्यादा होता है, एक टॉक में प्रेशर होता है। मूड अगर हम इनको पूछें तो वो चीयरफुल होता है, और कुछ लोगों में मूड जो है वो ले बाइल यानी कि बदलता होता है, कभी खुशी कभी गम। और अगर हम देखें मज़ीद इनमें तो बड़े बड़े दावों के बारे में ये शोर होते हैं, और बाज़ औक़ात यही लोग होते हैं जो कभी पैगम्बरी का भी दावा कर देते हैं या कभी सिस्टम को चेंज करने का। मज़ीद अगर हम देखें तो इनकी यादाश्त वगैरह बाकी सारी अलामात ठीक होती हैं, लेकिन इनको इस बीमारी के बारे में इंसाइट नहीं होती, आगही नहीं होती, एक शऊर नहीं होता, तो वो अपने आप को मरीज़ नहीं समझते। तो ऐसी सूरत में घर वालों को इनको लाना पड़ता है, तो ख़ुद वो डॉक्टर के पास आने के उनके चांस कम होते हैं। तो ये एक तरह की किस्तवार बीमारी है जिसमें एक दफ़ा अलामात आती हैं, मरीज़ दरमियान में ठीक रह सकता है, फिर दोबारा भी आ जाती है, और अमूमन गुस्सा, शक, ज़्यादा एनर्जी और बड़े बड़े दावे इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अब यही मरीज़ दवाई के साथ भी वैसे भी ठीक हो के बाज़ का दूसरी दफ़ा डिप्रेशन की सूरत में भी प्रेजेंट करते हैं। उस डिप्रेशन में बिल्कुल इसकी ऑपोजिट पिक्चर होगी मेनिया के। यहाँ उदासी होगी, कम बोलना होगा, नींद इनकी भी कम हो सकती है, लेकिन इनकी टॉक कंटेंट या बाकी चीज़ों में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा सैडनेस का एलिमेंट होगा, ज़्यादा लो फील करेंगे और अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे। एक तरह का इनमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि दूसरों से अपने आप को कमतर समझते हैं, जिसको हम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। और ज़्यादा शिद्दत में इवन इनमें ख़ुदकुशी के ख़्यालात भी आ जाते हैं, और वर्किंग इनकी इफ़ेक्ट हो जाती है, और लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, और इनकी अपीयरेंस में, इनके देखने में, बोलने में, सब चीज़ों में लगता है कि इनमें एनर्जी की कमी है। लेकिन जब डिप्रेशन की फ़ेज़ में हो बाईपोलर वाले पेशेंट, तो अमूमन इनमें इंसाइट भी होती है, ये अपने आप को मरीज़ भी समझते हैं। तो हमने दोनों तरह की अलामात की बात कर ली। और अमूमन ऐसा मर्ज़ जो है वो जैसे चेंजिंग सीज़न में स्टार्ट होता है, बहार में या ख़ज़ां में इसकी अलामात अमूमन लोगों में ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, लेकिन ये फ़िक्स नहीं है, बाकी लोगों में भी आ जाती हैं। और अलामात स्टार्ट होने के लिए बगाज़ औक़ात तो किसी वजह से होती हैं, कोई स्ट्रेस आ गया ज़िंदगी में, कोई परेशानी आ गई, अगर हम वजूहात की बात करें, कोई बुखार उनको हो गया, कोई सर में चोट लग गई, कोई ज़िंदगी में सदमा आ गया, उसके बाद होती हैं। बाज़ औक़ात अद्वियात के खाने से भी हो जाती हैं, मेडिकल की अद्वियात जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह, या टीबी की अद्वियात, या कुछ जैसे ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ हैं, कैनबिस वगैरह, चर्स वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये वाली अलामात आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ड्यू टू एनी स्ट्रेसफुल इवेंट ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं।
वजूहात से ऑनवर्ड हम आगे देखते हैं तो क्या हमें ऐसे मरीज़ को करना चाहिए। ज़ाहिर है अगर ऐसा मरीज़ हो घर में, माशरे में, जहाँ भी, हमें उन्हें इलाज के लिए लाना चाहिए। और इनका इलाज होता है एक शॉर्ट टर्म जिसको हम कहते हैं। अगर ज़्यादा शिद्दत हो, गुस्सा है, मार रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कंट्रोल करना मुश्किल है, फिर हम उन्हें दाखिल करते हैं। अगर कम शिद्दत हो तो आउटडोर में उनका इलाज करते हैं और हम देख लेते हैं सिवेरिटी क्या है, अलामात क्या हैं, बाकी सूरत हाल क्या है और इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ उस बंदे की ज़िंदगी में आ रही हैं, उसके लिहाज से फ़ैसला करते हैं। और बड़ा अच्छी अद्वियात इन लोगों के लिए, एंटीसाइकोटिक्स हम उनको कहते हैं, अवेलेबल हैं। ज़्यादा शदीद हो तो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, कम शिद्दत हुआ तो हम टैबलेट्स उनको दे देते हैं खाने के लिए और उससे उनकी सूरत हाल 1 से 4 हफ्ते में अमूमन 6 हफ्तों तक संभल जाती है। और अगर वो डिप्रेशन वाली सूरत हाल में हो, पहली दफ़ा प्रेजेंट किया हो, तो उनको हम अमूमन डिप्रेशन की अद्वियात भी दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये जैसे हमने पहले बात की बार बार होने वाली बीमारी है, उस सूरत हाल में जो इसका हम परहेज़ी इलाज है या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उस पर भी फोकस करते हैं। उसमें हम मरीज़ों को जैसे लिथियम या सोडियम वेल्पोरेट ऐसी अद्वियात देते हैं जो उन्होंने लंबा अरसा खानी होती हैं। ये नंबर ऑफ़ एपिसोड्स पे डिपेंड करता है और फैमिली हिस्ट्री पे, अगर ख़ानदान में बीमारी हो उस लिहाज से भी, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि हम फिर उनको 3 से 5 साल ऐसी अद्वियात दें और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को, ज़ैली असरात को, बाकी चीज़ों को हम मॉनिटर कर लेते हैं, ड्रग्स का लेवल देख लेते हैं। लेकिन लंबा अरसा दवाई खाने से मरीज़ में बार बार ये बीमारी होने के चांस कम होते हैं। अगर हम मज़ीद देखते हैं क्या हमें करना चाहिए, अगर ऐसे मरीज़ों का इलाज ना किया जाए तो ज़ाहिर है ये फिर ज़्यादा गुस्सा करेंगे, अपने आप के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, दूसरों पे भी अटैक कर सकते हैं, शक में, गुस्से में, उनके लिए भी घर की चीज़ें तोड़ सकते हैं, कोई उनका एक्सीडेंट हो सकता है रैश ड्राइविंग से, वो नशावर अद्वियात की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए उनको इलाज की तरफ राग़िब करना चाहिए और इलाज के लिए लाना चाहिए। तो फैमिली का रोल इस बारे में बड़ा अहम है। और कैसे मरीज़ किन में ये एपिसोड प्रेसिपिटेट हो सकता है, एक तो ज़ाहिर जैसे हमने पहले बात की जिनके मौरूसी तौर पे हो, ख़ानदान में हो, या जो लोग कम सो पाएँ, या जो लोग जैसे कोई रिलीजियस या कोई फेस्टिवल ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें उनको ज़्यादा जोश आ जाए, कोई विर्द वजीफ़े वाली कोई और इज्तिमा ऐसा हो, तो उसमें अगर उनमें ऑलरेडी बीमारी हो तो उसको दोबारा स्टार्ट होने के चांस होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को एक मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए कहते हैं कि वो वक्त पर सोएं, वक्त पर खाएं पिएं, घर वाले उनको रेगुलर दवाई दें और दवाई की अहमियत को वो समझ लें। और अगर वो ज़्यादा बोलना शुरू करें या उनकी नींद उड़ जाए या उनमें ताकत ज़्यादा आ जाए, ये वो शुरू की अलामात होती हैं जिसके बारे में फ़ैमिली वाले ख़बरदार रहें और अपने डॉक्टर से रजू करें। और अमूमन इनकी अद्वियात का इतना प्रॉब्लम नहीं होता जैसा कि लोग डर जाते हैं इनके इलाज से कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम है, दवाई क्यों लंबा अरसा दें। चूँकि बीमारी की नोयत बार बार होने वाली है तो उसमें बेहतर है कि लोग रेगुलर उसकी ट्रीटमेंट लें। तो हमें इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल रखनी चाहिए और दूसरे लोग कैसे इनके बारे में घरों को ऐसे मरीजों को अपने घर में मैनेज कर रहे हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से राब्ते में भी रह सकते हैं, इनके लिए लीफलेट्स और पैम्फलेट्स बने होते हैं, उससे अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में। और अगर हम इसकी इनिशियल अलामात और इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बारे में जान जाएं तो हम ना सिर्फ अपने आप को, बहुत सारे और लोगों को भी बहुत सारी पेचीदगियों से जो इस बीमारी से मुताल्लिक़ होती हैं उनसे बचा सकते हैं। तो इस बीमारी की तशख़ीस करना भी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम अलामात के लिहाज से देखते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के टेस्ट नहीं चाहिए होते, लेकिन अगर चोट हो, कोई और ऐसी हिस्ट्री हो तो सीटी स्कैन में हेल्प हो सकती है। और अगर ऐसा खदशा हो कि उन्होंने अद्वियात इस्तेमाल की हैं तो उनका टेस्ट होता सकता है लैब का। अदरवाइज़ क्लिनिकली हम इसको डायग्नोज करके और एक अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से इनको शुरू में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से इनका रिस्पांस ला सकता है, काम डाउन किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे और रेगुलर फॉलोअप जो आप अपने डॉक्टर के साथ, अपने माहिर नफ्सियात के साथ कर सकते हैं, उसके साथ इनको अच्छा मेंटेन किया जा सकता है। तो ना सिर्फ अद्वियात बल्कि हम इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे भी बात कर लेते हैं कि
फैमिली को हम एजुकेट करके उनके एक्सप्रेस्ड इमोशंस को कंट्रोल करके भी ऐसे मरीज़ों का प्रोग्नोसिस अच्छा कर सकते हैं, उनमें बेहतरी रहेगी इलाज के बारे में। और इंटरपर्सनल रिदम थेरेपी यूज़ की जाती है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बाकी अकसाम भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे कलीग यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो अगर हम इस तरीका इलाज को भी अद्वियात के साथ शामिल कर ले तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स और बेहतर हो जाते हैं। और हमें मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट अपनानी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो और बायोसाइकोसोशल मॉडल के अकॉर्डिंगली इसकी कॉजेज़ में भी कौन से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, और जब हम मैनेजमेंट का प्लान बनाते हैं तब भी हमें उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रीटमेंट दें और फैमिली को इन्वॉल्व करें और उनको साइको एजुकेट करें बीमारी की अलामात और इलाज और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम बेहतर और अच्छा प्रोग्नोसिस में अचीव कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपकी तवज्जो का, सुनने का, देखने का और मैसेज रेडको का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की। और उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए यूज़फुल होंगी, आप इसको दूसरों तक भी फैलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।